क्लब क्लास के यूट्यूब चैनल पे। चलो हम फटाफट अपने रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करते हैं, और वो क्या था, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। और फिजिक्स में ये पार्ट कौन था, हमारा पार्ट था इंटीग्रेशन। और इससे पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन। आई होप आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गई होगी। अगर ना आए कुछ भी तो आप कमेंट करें कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है। आई नो डिफरेंशिएशन आपके लिए थोड़ा सा नया है, ठीक है, बट घबराने वाली कोई बात नहीं। मेरे वीडियोस को आप आराम से देखो, चीजों को समझो, चेन रूल को समझो, क्योंकि चेन रूल ही तो क्या है, सबसे मेन है। अगर चेन रूल आ गया तो फिर आप सारा डिफरेंशिएशन लगभग कर ही लोगे, ठीक है। तो चेन रूल को समझो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को समझो, उसके फॉर्मूला याद करो, फिर फटाफट सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो नाउ आज हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और वो है क्या, हमारा इंटीग्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि इंटीग्रेशन क्या है। चलो एक कन्वर्सेशन देखते हैं दो दोस्तों के बीच का। अभी बहुत चाइना इंडिया ये सीन चल रहे हैं, ठीक है ना, कि चाइना क्या हो रहा है, इंडिया क्या हो रहा है। एक दो दोस्त थे, ठीक है, दो दोस्त थे मेरे मोहल्ले के, ये मैं रियल बात बता रहा हूँ। दो दोस्त थे, आपके भी दोस्त में कभी भी हो जाते होंगे। उन्होंने क्या बोला कि यार मेरा जो रेडमी का ये जो MI का फोन है ना, ये ना मेड इन इंडिया है। बट एक दोस्त ने बोला यार मेड इन इंडिया है, उसे क्या लग रहा था कि इंडिया में ही बनता है, इंडिया में, लेकिन सर इंडिया में से असेंबल होता है, यानी कि इंटीग्रेट किया जाता है यहाँ के पार्ट्स को। चाइना से एक्सपोर्ट किया जाता है, चाइना से लाया जाता है, और इंडिया में उसे क्या किया जाता है, असेंबल या इंटीग्रेट किया जाता है। बार बार देखो इंटीग्रेट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि चाइना से हम मोबाइल्स के पार्ट्स को ला रहे हैं और उसे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। माने कि उसके बैटरी को, डिस्प्ले को, पीसीबी बोर्ड को, मदरबोर्ड को, रैम को, ठीक है, सारे पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं। तो यानी कि एक सिंपल अगर मतलब बोला जाए इंटीग्रेशन का, तो ये है जोड़ना। क्या है, जोड़ना। यानी कि हम इंटीग्रेशन को इन सिंपल ये बोल सकते हैं समेशन। क्या बोल सकते हैं, समेशन। ओके, तो हम सिंपल में बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज समेशन, या हम ये भी बोल सकते हैं एडिशन। बहुत बच्चों को अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर अब क्या सर 11th में हम एडिशन सीखेंगे, सर हम ये सीखने आए हैं। नहीं बच्चा, आप एडिशन आपको आती है, सब्ट्रैक्शन भी आती है, तब आप क्लास 11th में आए हो। हम यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट टाइप की समेशन सीखेंगे, ठीक है। चलो तो पहली बात हमें पता चल गई इंटीग्रेशन का बहुत सिंपल मीनिंग, थोड़ा भारी भरकम वर्ड था, उसको मैंने थोड़ा सा सिंपल किया आपके लिए। चलो एक वर्ड आप और देख रहे हो, और ये जो चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी मैंने क्यों इस स्टाइल से। अभी तो ये बस इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक है, ये थोड़ा मैंने एक स्टाइल से लिखा है, ठीक है। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये कर रहा हूं बच्चा कि एक फंक्शन लेना है, एक मैंने फंक्शन लिया, उस फंक्शन के साथ मैंने कुछ ऑपरेशन किया। वो ऑपरेशन क्या था, डिफरेंशिएशन। मैंने डिफरेंशिएशन करके एक और फंक्शन आ गया, ठीक है, ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, और जब इंटीग्रेट किया तो फिर दोबारा क्या हमें मिल गया, ये वाला फंक्शन। समझ में आया, नहीं आया, चलो देखते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक्स क्यूब लेते हैं, अगर एक्स क्यूब को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 3x²। क्या हो जाएगा, 3x²। अभी आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है, बट थोड़ा सा विश्वास तो अपने सर पे कर सकते हो ना। चलो तो उसे करते हैं, और यहां पर जब इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, तो ये आपको क्या आ जाता है, x3। और 3x² को हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या आता है, x3। यानी कि सर ने क्या बोला कि एक फंक्शन को लेकर अगर डिफरेंशिएट करें, और उस डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें दोबारा वापस से वही फंक्शन मिल जाता है। यही मैं कहना चाह रहा हूं, ये रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके ना। चलो दूसरी बात भी अपनी क्लियर हो गई, यानी कि सर ने 2 पॉइंट क्लियर किए। कभी कभी आप ये भी देखोगे कि इंटीग्रेशन का मतलब एक और चीज होता है, वो क्या होता है, बहुत सारे बुक में और काम भी आएगा। वो क्या चीज है, चलो वो देखते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब अपना होता है क्या, कभी कभी एरिया अंडर द कर्व। कुछ बच्चे सोच रहे हो कर्व, सर कर्व पढ़े हो ना एक क्लास में डेफिनेशन, कुछ लाइन ऐसे कर्व, एक लाइन ड्रॉ करते। तो अगर किसी कर्व के अंदर के एरिया, अगर किसी कर्व के अंदर के एरिया को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हाँ, तो किसी कर्व के एरिया के तो कभी कभी बुक में ये भी देखोगे इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि किसी भी कर्व के अंदर के एरिया को
हम इंटीग्रेशन से हेल्प से निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या सर, समझ नहीं आया? चलो समझ के थोड़ा। आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। इसको मैं नोटेशन में लिख रहा हूं, v इक्वल टू s बाई टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई, या टोटल डिस्टेंस बोलो, मैं भी डिस्टेंस ही बोलूंगा, डिस्टेंस बाई टाइम। ओके चलो इसका एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं जो आपने क्लास 10th में आपने बहुत देखा हो। ठीक है, देखा होगा ऐसा ग्राफ। चलो सोचो तो कम से कम ये ग्राफ क्या बता रही है, तब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ सोच के बताओ। सोचो दिमाग में, देखो 10th का कितना याद है आपको। चलो तो ये दो ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम बाई स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का। अभी हम स्पीड ले रहे हैं तो स्पीड बोलेंगे, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का। ओके ये ग्राफ क्या कर रही है, चलो पहले इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। ये ग्राफ अगर देखेंगे एट t इक्वल टू 0, ये टाइम है, ये क्या है, टाइम एक्सिस अपना है। ठीक है, टाइम एक्सिस है। टाइम एक्सिस पे देखेंगे कि 0 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी कितनी, 5। हमारा टाइम बढ़ता गया लेकिन हमारी वेलोसिटी क्या रही, वही रही। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं ये जनाब कि हम ना यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, हम ना यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से, मतलब 1 सेकेंड में कितना, 5, तो 4 सेकेंड में यूनिट मीटर से कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में 5, तो 4 में 20, 5 चौका 20। तो यानी कि या अगर ये फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू वी टी। ठीक है ना, और v अपना कितना है यहाँ पर 5, और ये कितना है t। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब यूनिफॉर्म होते हो, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। आपने 10th में ही पढ़ा होगा। ये कितनी है, 20 मीटर। गुड। अब एक जादू और दिखाता हूं। आपने 10th में ये भी पढ़ा होगा, कभी कभी ग्राफ के हेल्प से भी हम क्या निकालते थे, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम अगर इसका एरिया निकाल दे तो ये रेक्टेंगल, इसलिए 5 इंटू 4, ये कितना हो गया, 20 मीटर। तो बच्चा एरिया अंडर द कर्व का मतलब यही है कि ये एक कर्व था। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था वो कर्व, ठीक है ना, कर्व तो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन के नीचे का जो एरिया है उस एरिया को हमने निकाला, और उस एरिया को हमने जब निकाला तो हमें क्या निकला, डिस्टेंस निकला। और इंटीग्रेशन के हेल्प से भी हम ये एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन ये इंटीग्रेशन है सर, हमें तो पता है ये एरिया निकालना, हमने काफी ज्योमेट्री पढ़ रखी है, और ये क्या हमने इससे भी गंदा क्वेश्चन किया एरिया निकालने का। लेकिन सम टाइम, अभी कुछ देर के बाद आपको मैं ऐसे एरिया दूंगा ना कि आप कहोगे मतलब बस कुछ नहीं, ठीक है ना, दिमाग खाली हो जाएगा। चलो इसका भी बताओ, ये क्या कर रहा है, ये यही कर रहा है कि वेलोसिटी टाइम एक, इसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर इसमें बोला जाए कि आपको क्या डिस्टेंस निकालने का, तब फिर सिंपल आप एरिया निकाल लोगे। तो यानी कि आपको एक चीज क्लियर हो चुकी है कि एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होता है, किसी भी कर्व के अंदर का एरिया। ठीक है, तो वो क्या निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। कहोगे सर ये तो हम निकाल लेंगे। चलो बच्चा, मैंने मान लिया बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मेरे को ना एक सवाल का जवाब दो, और वो सवाल मेरा क्या है, वो सवाल, मेरे सवालों का तुम जवाब दो। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है, ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। अब मैं पूछ रहा हूं 4 सेकेंड, ठीक है, हाँ, अब मैं पूछ रहा हूं कि आप बताओ, जो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, अब मैं पूछ रहा हूं कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस निकालो। तो सिंपल सी बात है सर, अभी इससे पहले हमने क्या किया था, अगर सोचा जाए तो इससे पहले हमने क्या किया था कि इससे पहले हमने किया था कि इस फॉर्मूले से, लेकिन ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब यूनिफॉर्म की बात होती है। यहाँ पे तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, ठीक है, अभी यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहीं पे एक कैच आता है कि हमने देखा कि यूनिफॉर्म वाले से तो हम ज्योमेट्री से निकाल पा रहे, बट अगर इन केस कभी आपने सोचा नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, सोचने वाली बात है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म, अब हम सीनियर क्लासेस में चल गए तो अब चीजें थोड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो इसलिए अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो उसके अंदर के हम डिस्टेंस को कैसे निकाल पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एरिया। तो हमने इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, एरिया अंडर द कर्व। इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, अगर मान लो एक सिंपल सा लॉजिक, अगर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इससे पीछे भी हमने बातें, और उन सबसे कंक्लूजन निकाला हमने कि अगर मान लो किसी भी जुगाड़ से अगर इसके अंदर का एरिया अगर हम निकाल लेते हैं, इस कर्व के अंदर का एरिया, वो कौन होगा, ये सारा, ये जितने डॉट 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 है, ये एरिया अगर हम निकाल लेते हैं कोई भी जुगाड़ से, ठीक है ना, तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल सकता है, कैसे निकालेंगे एरिया, सोचो
कैसे निकालेंगे? सही बात है, ये एरिया आप जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं निकल पाएगी। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे रेक्टेंगल बना दोगे और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे। लेकिन बच्चा इसका क्या, इस एरिया को आपने तो छोड़ दिया, तो आपकी जो आंसर आएगी वो तो गलत आ जाएगी, हाँ या ना, आ जाएगी ना। तो इसीलिए अब यहां पर ऐसे केसेस में जहां हम फंसते हैं तो इंटीग्रेशन आता कहता है हाय आई एम विद यू, सो टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं सॉल्व करूंगा और मैं तुमको इसका एरिया निकाल कर दूंगा और फिर तुम आराम से बोल पाओगे कि इसकी एरिया इतनी है और इसकी एरिया आपको क्या देगी, इसकी एरिया आपको देगी टोटल डिस्टेंस। वो कैसे, चलो उसको थोड़ा देखते हैं। अब एक कुछ लॉजिक समझते हैं, छोटा सा एक सिंपल सा कुछ लॉजिक समझते हैं, थोड़ा नया है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो मान लो कभी आपने ना किसी चाट वाले के ठेले पे या बड़े बड़े, अगर मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, अगर मैं बोलूं इस पे तुमको ना एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का ग्लास का एक स्ट्रिप चिपकाना है, और कैसे चिपकाओगे, अगर आप इतना मोबाइल लेकर आओगे चिपकाओगे तो ये तो देखो इतना एक्स्ट्रा आ गया, इतना तो राउंड नहीं हुआ ना, राउंड नहीं हुआ। तो अगर हमको चिपकाना है तो उस ग्लास को जैसे मान लो एक मैच स्टिक होता है ना, मैच स्टिक, उस मैच स्टिक को आपने कभी कभी प्रोजेक्टिव बनाया बच्चे क्लास में, एक एक करके अगर आप चिपकाते जाओगे तो ये कर्व बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। लेकिन वो हर एक मैच स्टिक किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का, हाँ कि ना। अगर मान लो उस मैच स्टिक की तो मोटाई थोड़ी तो होती है, मान लो 1 mm भी होती है, लेकिन उसकी मोटाई और छोटी होगी तो वो एक और क्या होगा, और अच्छे से सिलेंडर बनेगा। आपने छोटी क्लास में कहीं पढ़ा हो, एक सर्कल जो होता है, जब 10th में एक आप थ्योरम पर एक सर्कल छोटे छोटे किससे बना होता है, स्ट्रेट लाइन से बना होता है। उसी तरह बच्चा यहाँ पे जो कर्व है, अगर मैं मान लूं इस कर्व में बहुत ही छोटे स्ट्रिप हो, कैसे स्ट्रिप हो, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो, कैसे हो, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो, और उनकी जो चौड़ाई या ब्रेथ बोल सकते हैं, उनकी जो चौड़ाई है वो अगर मैं मानूं छोटा, चलो ज्यादा छोटा क्या, डेल्टा एक्स बहुत छोटा, लेकिन मैं चाह क्या रहा हूं, मेरी चीजें एक्यूरेट आए, एक्यूरेट आए। हमने डिफरेंशिएशन में भी देखा था, जब चीजें एक्यूरेट चाहिए थी तो हमने उन चेंजेस को कहां टेंस किया था, जीरो की तरफ। इसीलिए हम इस चेंजेस को भी जो चौड़ाई की है उसको भी हम क्या, जीरो की तरफ टेंस करेंगे, यानी कि इतना पास वाला लेंगे ना कि ये डेल्टा एक्स ये क्या बन जाएगा, डी एक्स, अपना क्या बन जाएगा, डी एक्स। यानी कि जो स्ट्रिप होगी उसकी चौड़ाई इतनी, या बोल सकते हो वो इतना पतला होगा, कितना पतला होगा कि उसके बीच का मतलब जीरो के टेंस पे, मतलब 0.0000 इतना होगा। हमने डिफरेंशिएशन में बात किया था ये चीज पिछले क्लासेस में, तो इतनी होगी कि ये dx के बराबर। तो चलो अब एक स्ट्रिप को हम यहां पर बाहर लेके आते एक सेक्शन को चलो थोड़ा मोटा में दिखाए ताकि आपको दिखे, वैसे तो बहुत छोटा है ये हो गया अपना dx, ये अपना क्या हो गया dx। अब चलो हमने x क्यों लिया यहाँ पे, तो t है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं t, और इसको भी क्या करते हैं बोलो t, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। t अब इस एक्सिस पे t है तो t से मेजर करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना t। अब देखो यहां पर ये वाला क्या हो गया, अपना v, स्पीड। अब इस कैसे समझना, जैसे देखो अगर आप कॉस का ग्राफ लेते हो, ठीक है, कॉस का ग्राफ लेते हो, अगर यहां पर वैल्यू देखो, यहाँ पर वैल्यूज की चेंज हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और आप लिखते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, अगर एंगल लिखते हो थीटा, तो आप एफ ऑफ एक्स ही लिखोगे, थीटा कुछ भी चेंज होगा तो हाँ या ना, वाई लिखोगे जो भी वाई आ रहा है। तो इसलिए यहां पर बच्चा हम क्या करते हैं, ये dx और ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी v। अब एक छोटे से स्ट्रिप का रेक्टेंगुलर का हम एरिया निकालते, क्या करते हैं, एरिया निकालते। वो एरिया क्या आएगी, तो एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो v इंटू dt, ये हमें क्या देगी बताओ, हमें एरिया क्या देती है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया क्या देती है बताओ, हमें डिस्टेंस देती है, टोटल डिस्टेंस। तो अगर बहुत छोटा टाइम के लिए तो बहुत छोटा भी क्या निकलेगा, हमारा डिस्टेंस निकलेगा, हाँ या ना। अगर बहुत छोटे टाइम के लिए तो हमारा डिस्टेंस क्या निकलेगा, बहुत छोटा निकलेगा। और अगर हम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, हेलो आई एम विद यू, और मैं आपको इसको जोड़ने में मदद करूंगा, इस छोटे छोटे स्ट्रिप्स को, और मैं आपको क्या दूंगा, टोटल एरिया दूंगा,
और देन अगर टोटल एरिया मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। कैसे फंक्शन का, वो भी वेरिएबल वाले का, किसके, वेरिएबल वाले का। तो देखो इंटीग्रेशन का यही मैजिक है कि विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या कर पा रहे, एक वेरिएबल फंक्शन, एक वेरिएबल ग्राफ, एक वेरिएबल कर्व से का भी हम एरिया छोटे छोटे स्ट्रिप्स के हेल्प से निकाल पा रहे। और इसको अगर जोड़ोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो ये जब जुड़ेगा तो ये पूरा आ जाएगा आपका एस, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा जो भी टोटल एरिया, क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। बोलो समझ में आई। तो ये है इंटीग्रेशन। अब समझ में आ रही होगी और आपको लग रहा होगा कि हाँ क्यों सर ने मतलब ऐसे कराया कि इंटीग्रेशन क्यों। अब समझ आया क्यों समेशन गया, यहां पर ये हेल्प है। अब इससे पहले ज्योमेट्री वाले कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ना और फील लेने के लिए एक एग्जांपल और समझते। ये तो थोड़ी फिजिक्स वाली बात हो गई, बहुत बच्चों को हो सकता है फिजिक्स ना समझ में आया हो, तो जनरल केस की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, जनरल केस की बात करते हैं। मान लो घर में क्या होता है ना, घर में हम सुबह सुबह जाते हैं कहां, बाथरूम में, क्या करने, नहाने, ठीक है। तो नहाने जाते हैं तो हम वहां पर क्या खोलते हैं, टैप। हम वहां पर क्या खोलते हैं, टैप। टैप खोलते हैं नहाने के लिए और उससे पानी भरते हैं बकेट में, ठीक है। तो बकेट में जब पानी भरते हैं तो जो नल से पानी निकलता है उसका रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हाँ कि ना। तो अगर मैं मान लेता हूं कि एक फ्लो रेट वर्सेस टाइम का, वॉल्यूम वर्सेस टाइम का, और जैसे से पानी बढ़ेगा बकेट की वॉल्यूम बढ़ेगी, पानी नीचे गिरेगा एक रेट से, कांस्टेंट रेट से, इसलिए इसका पैरेलल लिया कि इस टाइम पे भी वही रेट, इस टाइम पे भी वही रेट, इस टाइम पे वही रेट, इस टाइम पे भी वही रेट है। इसी तरह वेलोसिटी, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, स्पीड नहीं है, वॉल्यूम वर्सेस टाइम, यानी कि उस बकेट की जो वॉल्यूम मतलब पानी जो भरेगा वो भी बढ़ेगा धीरे धीरे एक रेट से, कांस्टेंट रेट से, इसलिए ग्राफ ऐसे गया, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे रेट 1 है तो इसकी जो भी अगर टाइम क्या है, अगर यहाँ पर क्या है टाइम का, अगर बोल सकते तो अगर डिफरेंस, चलो तो आप इसको टी लिख दो, क्या लिख दो, टी, यानी कि v इक्वल टू टी का ग्राफ पढ़े होगे ना ऐसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में v इक्वल टू टी का ग्राफ कैसा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बातें समझ में आते हैं। अब अगर चीज देखो, अगर अभी आपको थोड़ा बिलीव ना हो और मैं बोलूं ये 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे ना, 1 को अगर आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आपको टी विद रिस्पेक्ट टू टी फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt का करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका t प्लस सी, ठीक है। तो t आ गया, यानी कि और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे t को, तो फिर आपको क्या आएगा, फ्लो। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो ये क्या है, रिवर्स है, क्या है, रिवर्स है। तो आप यहां से भी देख पा रहे हो कि फ्लो और वॉल्यूम दोनों, जैसे देखो स्पीड में भी हमने क्या पढ़ा था, स्पीड क्या होता है, रेट चेंज किसके, डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। और वहां पे जब रेट चेंज था, जैसे यहाँ फ्लो का, ठीक है, तो हमको वहां पे क्या मिलता था, स्पीड मिलता था, डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज देखते थे। और फिर अगर उसको उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोलो, डिस्टेंस। ओके, तो आई होप आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा सा फील आ गया होगा। चलो नाउ अब हमने देख लिया एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व को समझा, बहुत अच्छी चीजें समझी। चलो अब कुछ बातें और समझते हैं। इस इंटीग्रेशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला इनडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। देखो कुछ ज्यादा झोल नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा झोल नहीं है, बहुत इजी सी बात है। बहुत क्या है, इजी सी बात ये कह रही है ये कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन का कोई रेंज दिया हो, क्या दिया हो, रेंज, कि एरिया आपको कहां से कहां तक का निकालना है, यहां से यहां तक का, ठीक है। जैसे यहां पर दे रखा है कि ए से बी तक का हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, यानी कि इसके अंदर का एरिया निकालना है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसे नोटेशन इसका क्या है, तो देखो इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, एक एस की तरह खिंचा हुआ एस की तरह, जैसे एस को लेके यूं कर दो। और दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन इसका मान लेते हैं इसका की एफ एक्स, तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इसकी नोटेशन हो गई, ये फंक्शन हो गया, और ये इसका dx। और लिमिट लगाते a टू b, ये बताता है इसे इंटीग्रेट करना a टू b, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, तो a को हम क्या बोलते हैं, नीचे है इसलिए लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। सिंपल बात है, बहुत सिंपल। डेफिनिट, फिक्स, डेफिनिट का मतलब क्या, फिक्स, डेफिनिट का मतलब फिक्स यहां पड़ेगा। और हमने एरिया क्या, फिर इनडेफिनिट, कुछ पता नहीं है एरिया कितनी होगी, इतनी होगी या इससे बाहर भी चली जाएगी, कुछ नहीं पता।
तो ये दो टाइप के इंटीग्रेशन आपकी होती है, डेफिनिट और दूसरा क्या होता है, इनडेफिनिट। डेफिनिट में क्या हमने देखा, एक लिमिट होती है, सेट रेंज होता है, और हमें यहाँ से यहाँ तक का आइडिया पता होता है, और यहाँ पर कोई कुछ पता नहीं कि कहाँ से कहाँ का निकालना है, कुछ नहीं है, ये कुछ आइडिया हमें नहीं होता। ओके चलो, अब हमने ये भी समझ गया। अब देखो बच्चों, देखो मैं इंटीग्रेशन कराने के लिए मैं फटाफट आपको फॉर्मूले करा देता, आप क्वेश्चन भी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना फील नहीं आता। उस फील की जो बात करते हैं, जो हम यहाँ पर आते हैं लेने, ठीक है ना, फिजिक्स इज अ फन, और जब तक फील ना आना तब तक मजा नहीं आता। तो इंटीग्रेशन का हमने देखा कि पहले इंटीग्रेशन को बहुत सिंपल वर्ड में तोड़ा, समेशन, फिर हमने इंटीग्रेशन को धीरे धीरे उसको खोलना शुरू किया, और फिर देखा रिवर्स, ये भी चीजें देख ली। और ये रिवर्स वाली बातें ना आपको लास्ट तक पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ना जब विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स मैं चीजों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, बिकॉज फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ, सॉरी, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा भी वो मैंने तो कर दिया और सिंपल सा बताया, फॉर्मूला नहीं पता था इसलिए मैं सिर्फ इंटीग्रेट करा। अब फॉर्मूले के साथ मैं दिखाऊंगा आपको, अब जब फॉर्मूले देखोगे तब आपको लग जाएगा हाँ ये बात तो बहुत सही है। ठीक है, चलो तो अब करते हैं, फिर हमने ले लिया, अब थोड़ा कुछ ऑपरेशन वाले काम करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस बनाते हैं और इंटीग्रेशन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो कुछ फॉर्मूले पहले फटाफट उन्हें देखते हैं। जैसे कांस्टेंट है ये a dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ax प्लस c, अगर x टू द पावर n dx होगा तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, 1 अपॉन x का ln x, याद करो log x ln x का क्या था डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x। देखो ठीक है ना, देखो इसका देखो ex का क्या था, e टू द पावर x का ex, और इसका भी इंटीग्रेशन क्या है ex, इसका क्या है ax अपॉन ln x, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा ax। फिर आ जाओ यहाँ पर cos x पे, ये थोड़ा इसको आप अभी छोड़ दो, ये थोड़ा आगे का है cos x, याद करो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, और यहाँ पर क्या हो गया sin। देखो फिर यहाँ पर cos का क्या होता था sin माइनस sin, और यहाँ पर देखो माइनस cos sec स्क्वायर tan x का क्या होता था sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर देखो sec स्क्वायर x का tan x। यानी कि सर आप बिल्कुल सही बोले कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है। सर एक चीज तो आपने बताई, ये सी 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 क्या लिखा है, ये सी सी क्या लिखा है, तो बच्चे थोड़ी देर रुक जाओ, इस सी का भी मैं ना थोड़ी देर में रिवील करूंगा क्यों लिखा है। चलो तो ये चीज समझ में आ गई, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, बाकी जो फॉर्मूले आपके बुक्स में मिलेंगे। फिर वही वाली बात, ऐप मैंने बता रखा है आपको, फॉर्मूला डेक, आपको उसमें काफी ह्यूज अमाउंट में आपको फॉर्मूले मिलेंगे, जो भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो तो आप थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं कुछ फॉर्मूले पे, ताकि हमें समझ में आए। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी इंटीग्रेशन की बात की जाए ना, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे साइन एक्स सॉरी, और इसको मैं कर दूंगा dx। फिर वही बात है, जो लिमिट में डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शन का सम है तो उसे हम अलग अलग कर सकते हैं, माइनस तो अलग अलग कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए वो वाले रूल मत लगा दे, डिफरेंस अभी जोड़ घटाव का देखते हैं बस इतना। यानी कि दो फंक्शन को आप अगर बहुत शिद्दत से, बहुत कायदे से अगर लिखोगे, एक मिनट, ओके, बहुत कायदे से लिखोगे आप इसको, तो ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, कि आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर और dx प्लस साइन एक्स dx। अब बताओ बच्चा एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x टू द पावर 2 है तो x टू द पावर n है, तो ये क्या कहता है कि n जोड़ दो, तो यानी कि x2 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है हो गया ये, प्लस c भी लिखा हुआ है, प्लस साइन एक्स का क्या है, देखो यहाँ पे जल्दी से, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, बच्चा मुझे याद है मैं आपको दिखाने के लिए, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस c। देखो ये कांस्टेंट है, आप दोनों कांस्टेंट को c1 c2 भी कर सकते हो ताकि थोड़ा डिफरेंट, और दोनों को साथ मिला के एक नया कोई भी कांस्टेंट c लिख सकते हो, और दोनों का आप ऐसे मिलाकर ये कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1 3, और ये अपॉन में 3, और ये प्लस माइनस माइनस, सो cos x और एक कांस्टेंट c। सर ये c क्या है, तंग कर रहा बता दो ना। ओके चलो अब c का थोड़ा देखते हैं, c के साथ क्या करना है। चलो c क्यों है, देखो बच्चा मैंने आपको क्या बोला था कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, लेकिन सम टाइम ये चीजें आपको फील नहीं होगी। जैसे एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, y इक्वल टू, एक मिनट रुकिए, चलो y इक्वल टू क्या ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमने इसको इंटीग्रेट किया,
तो एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो प्लस करेंगे तो अब सीधे 2 + 1 3 और नीचे भी क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2 कांस्टेंट को बाहर रखा और इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन, x का पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर और बाई 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये अपना आ गया अपन का क्या, सॉरी ये क्वेश्चन से आपको वो चीज सीखी। चलो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, x² + 2 ये हमारा क्वेश्चन है, x² + 2। अगर हम इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट, अगर हम इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट, नहीं चलो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं उल्टा है ना तो रिवर्स है दूसरे। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आएगा 2x और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो यानी कि फाइनल आंसर अपना क्या आ गया 2x। अब अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये वापस मिलना चाहिए, तब तो हम बोलेंगे रिवर्स है। तो अगर हम इसे करते हैं तो 2 को बाहर, जैसे यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है कि अगर हम कांस्टेंट को तो कांस्टेंट को बाहर फेंकते हैं और फिर डिफरेंशिएट करें तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और x सॉरी dx छूट गया और dx क्या है dx, ओके। चलो इसको करेंगे तो x का भाई तो ये क्या आ जाएगा 2x² / 2 + c कट गया और ये क्या आया x² + c। क्या ये वाला बच्चा इस वाले के सेम है, नहीं सर 2 मिसिंग है, 2 क्या है मिसिंग है। हाँ तो बच्चा यही कैच है, यही कैच है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वी नो कि अगर हम किसी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, वो क्या हो जाएगा 0। तो अगर 0 हो जाएगा तो जैसे देखो यहाँ पर 0 हो गया तो हमें तो 2x मिला, तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो नंबर था ही नहीं, हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि 2 था नहीं था, उसका अस्तित्व तो 0 होकर वो चला गया, हमें पता भी नहीं चलेगा 2x। हम तो खुशी खुशी 2x को लेके क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट किए जा रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेट किए जा रहे हैं और हमें वो फंक्शन नहीं मिला, हमें क्या मिला x² + c। अब समझ में आ गया होगा बहुत बच्चे को c क्या है, तो यही तो यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है जब ऐसे फंक्शन जहां पे कांस्टेंट होते हैं तो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन वो कांस्टेंट 0 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं 0, तो वो इंटीग्रेशन में निकल कर बाहर नहीं आ पाते। इसलिए अगर हम कह रहे हैं रिवर्स प्रोसेस से इक्वल करना है तो उसके कॉम्पनसेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं c। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ c? c मतलब हमें पता नहीं, अभी देखो अभी तुमको पता है यहाँ पे 2 था इसलिए तुम बोल सकते हो c 2 है, लेकिन आपको नहीं पता कभी हो ना हो, इसलिए हम ओवरऑल एक ओवरऑल कॉम्पनसेशन में हम लिख देते सी, यानी कि जो भी कांस्टेंट होगा उस फंक्शन का जो हम डिफरेंशिएट किए होंगे और जो हमें फंक्शन मिला आपको सीधे बोल दिया जाएगा क्या कि 2x आपको फंक्शन दे दिया गया, बोला जाएगा इंटीग्रेट करके आपको क्या निकालिए ऐसा फंक्शन निकाल जो उसके ओरिजिनल फंक्शन हो गया था, तो खुशी खुशी डिफरेंशिएशन कर दी। लेकिन क्या ये सेम है? नहीं है, 2 तो गायब आता है, इसलिए 2 को कॉम्पनसेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं c। तो c का मतलब जितने भी कांस्टेंट होंगे वो हमारे उसके जगह पे, यानी कि हम c लिख दिए का मतलब जितने भी हो सकता है यहाँ पे 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 हो, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन सारे 0 हो जाएंगे, हाँ कि ना, सारे 0 हो जाएंगे, तो सारे 0 हो जाएंगे तो हमको 2x ही मिलेगा, लेकिन आफ्टर इंटीग्रेशन हमें तो ये नंबर नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए हम c लिख दिए। और देखो इसलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 2 कांस्टेंट बनाया था c1 c2 और दोनों को जोड़ के मैंने क्या लिख दिया था c। तो इसलिए जैसे देखो इतने सारे कांस्टेंट है, सबको जोड़ दोगे तो वही आ जाएगा ना एक कांस्टेंट, तो इसलिए बच्चा यहाँ पर c का ये कैच है, ठीक है। यानी कि जब भी हम इंटीग्रेशन में जितने c लिखे हैं ये किसका कॉम्पनसेट है, ये उन कांस्टेंट वैल्यू के कंपनसेशन है जो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन क्या हो जाते हैं 0, क्या हो जाता है 0। तो आई होप आपको इसका सवाल का भी जवाब आपको मिल गया हो, ठीक है। चलो अब हम कुछ और बात करते हैं, कुछ और फॉर्मूले, कुछ ट्रिक की। चलो वो क्या हमारा, देखो एक फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा है ax + b टू द पावर n, ax + b n + 1 दे और a नीचे आ गया n+। तुम देखोगे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे x था, यहाँ पे ax + b था, हमने भी यहाँ पे n+1 किया, n+1 किया, n+1 किया और a नीचे आ गया, बस इतना ही है। यानी कि डब्बा अगर इसको मान दे तो डब्बा का पावर n और डब्बा का पावर n+1 और इस a को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और n+1 जो इस फॉर्मूले के साथ हो रहा है, लेकिन a बस आ गया, यानी कि थोड़ा दिमाग लगाया तो इसका कोएफिशिएंट नीचे। हाँ तो बच्चा यही ट्रिक है, यानी कि अगर कभी भी आपको ये हो, अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए, एक मिनट रुक जाइए, चलिए कभी भी आपसे ये पूछा जाए e टू द पावर x, तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या बताओगे ex। लेकिन कभी आपको ये पूछा जाए e की पावर 2x + 5,
इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो देखो e टू द पावर x का x है, लेकिन जब भी इस फॉर्म में आए ax प्लस b, चाहे देखो साइन के हो, अगर मान लो साइन का भी कल होकर आ जाए, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन करोगे dx जो भी आएगा, तो आपका साइन का तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस होगा, तो डब्बा का डब्बा लिखना ही पड़ेगा। और इस डब्बे के अंदर जो x की ये वाली है ना, इसको आप आगे नहीं नीचे भेज देंगे, कहां भेज देंगे, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो सेम इसके साथ भी करेंगे, तो ex का तो ये तो डब्बा डब्बा है, डब्बा का डब्बा लिख देंगे, और बाकी इसकी कोएफिशिएंट कहां चली जाएगी, नीचे। कहां चली जाएगी, नीचे। समझ में आ गई? ये ट्रिक है, अभी तक ट्रिक लग रही है, लेकिन थोड़ी देर में पता चलेगा अच्छा ये क्या हुआ, ये तो ट्रिक नहीं थी। बट ट्रिक कुछ नहीं होती है, हम जो बेसिक फॉर्मूले थे उसी के पैटर्न को पकड़ लेते और बोल देते ट्रिक है, लेकिन आप उसके इनिशियल को भी जानो कि कहां से आया, ठीक है। चलो अब अगर कुछ क्वेश्चन और करें तो ऐसे आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन एक मेथड जान लेते उसके बाद। एक्चुअली देखो बच्चों क्या होता है, डिफरेंशिएशन में हम किसी भी फंक्शन को आराम से डिफरेंशिएट करते हैं, पकड़ते हैं और चेन रूल लगा के पूरा एक्शन ढिसुम 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 करके खत्म, काम खत्म। चेन रूल में क्या, पकड़ो उसको मानो और उसका सबको मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। जो भी गंदा कचरा निकला हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत कम ही फंक्शन हो पाते जिसकी डिफरेंशिएशन है, बट इंटीग्रेशन के साथ ऐसा नहीं। इंटीग्रेशन को थोड़ा नजाकत से डील करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा डेलिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा बारीकी से। ये ऐसा नहीं कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब ये कि आप तोड़ सकते हो कोई चीज को, लेकिन मतलब जोड़ने की जब बात आती है तो आपको जोड़ने के लिए वो पार्ट्स चाहिए, ठीक है ना। आपको पार्ट्स चाहिए, ऐसा नहीं कि वो टुकड़ा जोड़ दिया, ये टुकड़ा जोड़ दिया, ये टुकड़ा जोड़ दिया, सारा टुकड़ा जोड़ दिया और कुछ का कुछ बन गया, ठीक है। तो जोड़ने के लिए ना कुछ वो पार्ट्स चाहिए, ठीक है। इसलिए आप हर फंक्शन का इजीली से आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन के पैटर्न होते हैं, फॉर्मूले पे आने चाहिए, नहीं है तो उन्हें हम लाएंगे, ठीक है, लाएंगे बहुत अलग अलग पैतरे से, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ोगे अच्छे से। तो चलो उसमें से एक छोटा सा मैं अभी करा रहा हूं, जो हमें थोड़ा सा काम आ जाएगा, चेन रूल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको आप बोल सकते हो दिस इज द रिवर्स ऑफ चेन रूल, रिवर्स ऑफ चेन रूल। बट एक कैच है इसमें, क्या है बस एक कैच है, मतलब एक क्लाइमेक्स। एक क्लाइमेक्स क्या है बच्चे, वो समझो, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात। चेन रूल में क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। यहां पे भी मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ के अंदर एक जीएक्स फंक्शन है, और ये तभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे फिट आ पाएगा जब इसके अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन बाहर हो, तब जाके हम रिप्लेस कर पाएंगे। समझ में आया, नहीं आया? आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल में ले रहा हूं, जैसे मान लो कि अगर मैं एक एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, x sin x स्क्वायर dx, ठीक है, ये मैंने लिया। अब इसको मैंने किया x sin x स्क्वायर dx। अब इसको अगर मैं करता हूं तो ये कैसे होगा, हमारे फॉर्मूला पे किसी फिट आ रहा है, नहीं आ रहा सर। क्या चेन रूल कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ये नहीं कि जो मन कर दे। मैंने बोला आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, बट बच्चा वो डिवीजन और कंपोनेंट वो सब रूल मत लगाइएगा आप यहाँ पे, इसको पैटर्न में लाना पड़ेगा। नहीं है, देखते क्या कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर को मानते हैं t, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x dx dt, ठीक है। अब अगर हम 2 को नीचे दे, x dx dt by 2, ठीक है। अब ये x dx x, इसको अगर हम रिप्लेस कर दे किससे, dt by 2 से, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और x स्क्वायर को sin t से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/2 को कहां फेंकेंगे, बाहर, और sin t dt, देखो ये सेम होना चाहिए t dt, ये नहीं कि x होगा और ये t होगा और डिफरेंस और इंटीग्रेट कर दोगे आप, ऐसा नहीं, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये t है तो ये भी t करना है आपको, तब जाके आप इंटीग्रेट कर पाओगे। समझ पा रहे हो ना, ओके। चलो तो ये dt है। अब यहां पर देखो sin t माइनस, तो यहां पर क्या लिखो, माइनस cos t, t का जगह क्या था x स्क्वायर, और 1/2 नीचे आ जाएगा। और देखो अभी जो मैंने आपको, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हो गया, समझ में आ गया ना। तो यहां पर क्या करना है कि आपको एक फॉर्म देखना है कि आप जिस फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर का, देखो मैंने एक चीज देख लिया, मेरे को पता था सब्स्टिट्यूशन, तो आपको ये चीज सर्च आउट करनी है कि जो उसके अंदर वाला फंक्शन, मानी किसी फंक्शन के अंदर f के अंदर g ऑफ x फंक्शन है, और उसके अंदर वाले फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन बाहर है कुछ जुगाड़,
तब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का था, क्योंकि मेरे को पता था एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x होगा, और 2 तो कांस्टेंट, तो उसको तो नीचे ले आ जाएगा, लेकिन x dx तो अपना बन रहा है ना, तो x dx का x और dx इसको तो हम रिप्लेस कर सकते थे किससे, dt/2 से, और dt/2 हमने रिप्लेस किया, 1/2 को बाहर फेंका, sin t आ गया, x स्क्वायर को t माना था, sin t dt का तो अपने को पता है, sin x dx का पता, तो sin t dt का नहीं पता होगा। तो ये बात है, समझ में आया। अब चलो एक जो मैंने ट्रिक करके आपको उल्लू बनाई थी उसको भी यहां से मैं समझाता हूं। ओके चलो, ज्यादा टफ नहीं लूंगा, बहुत इजी लेता हूं। 2x + 5 टू द पावर क्या था, चलो 2 ले लेता हूं, इसका इंटीग्रेशन। ओके देखते हैं। अब देखो हमें नहीं पता, हमें पता है x टू द पावर n का, लेकिन अगर उसका देखो डिफरेंशिएशन क्या बाहर है, चलो इसका पहले डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। 2x + 5 को हम मान लिए t, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और ये अपने का अपना क्या हो जाएगा dx, और ये अपना क्या हो जाएगा dt का dt, तो ये हो गया 2dx और ये हो गया dt। तो यानी कि अपने को dx = क्या आ रहा है dt/2, यानी कि रिप्लेस किया जा सकता है। dt है अपने dx है dt कांस्टेंट को तो संभाल लेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो 2x + 5 की जगह t² मान लिया और dx को रिप्लेस कर दिया dt/2 से। ओके कोई दिक्कत, देखो सब्स्टिट्यूशन पिछली बार की तरह 1/2 को हम बाहर ले गए, और t² का फिर क्या हुआ t³ इस वाले फॉर्मूला से। ओके अब t की वैल्यू को अगर पुट करोगे बच्चों, तो 2x + 5 का 4³ और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, एक चीज दिखा रहा हूं, देखो यही कोफिशिएंट का आया बाहर आ गया, और यही फॉर्मूला मैंने लिखा है। यानी कि ये जो ट्रिक है किससे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, क्या बोल सकते हो, रिवर्स ऑफ चेन रूल से। चलो बच्चों, तो आई होप अभी वीडियो के लिए बहुत काफी लंबी हो गई थी, और मैंने आपको जितना इंटीग्रेशन पढ़ाया है, देखो प्रॉब्लम्स नहीं करा पा रहा हूं क्योंकि वीडियो के लेंथ लंबे हो जा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हो और आप खुद से करोगे, देखो बहुत इजी है, फॉर्मूले लगाने हैं आपको, थोड़ा दिमाग लगाना फॉर्मूला, और कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करो, मैं प्रॉब्लम वीडियोस भी बना दूंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा सा जो मैंने फील देने की कोशिश की हो वो आपको मिला हो, ठीक है ना। और अब आप समझ पा रहे हो कि मैंने जो वो बात की थी वो फ्लो वाली की, फ्लो जब कितनी थी 1, और देखो 1 मतलब यहाँ नहीं कि कभी कभी कुछ बच्चे को अगर मैं पूछ दूं इतना जानने के बाद भी, अगर मैं चलो आपसे पूछता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा बताओ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1 dx, बोलो हाँ कि ना। 1 के जगह हम ये भी लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx, और x टू द पावर 0 आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो x 0 + 1 0 + 1 c, यहाँ पे क्या हो गया x + c। तो याद करो फ्लो वाले में, अब पीछे बैक करके देखो, फ्लो वाले में मैंने क्या बोला, फ्लो 1 था रेट, ठीक है। जो उसकी वॉल्यूम वाली की बात की गई थी तो कितनी होगी t में, क्योंकि t की बात कर रहे थे वहां पे, ठीक है, t वर्सेस, ठीक है, यहाँ पे x की बात कर रहे हैं तो वहां पे t हो गई थी। और फिर अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x को, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। यानी कि अगर फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम को अगर हम देखते ग्राफ को, और उसको हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे, तो हमें वॉल्यूम मिल रहा था, और वॉल्यूम वाले को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, वॉल्यूम वाले को डिफरेंशिएट करते तो क्या होता फ्लो। तो इसी तरह ये खेल है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, और ये खेल आप 12th में बहुत खेलोगे, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। तो फिजिक्स में आई होप इतने से हमारा काम चल जाएगा। बाकी फॉर्मूला के लिए आप मैंने जो ऐप बताया था फॉर्मूला टेक, या आपको जो भी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप है 11 12 के फॉर्मूले के लिए, क्योंकि थोड़ा वो लिखना मेरे को नहीं लगता, अगर आप नहीं याद हो रहा तो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप एक नोटबुक बना सकते हो, हैंडबुक बना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा आलसी हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं वो लिखना चाहता हूँ, और मेरी हैंडराइटिंग भी थोड़ी है माशाल्लाह, ठीक है, इसलिए। चलो, तो आई होप आपको हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ाया हो आपको समझ में आया हो। तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी आपके लिए वीडियोस बना पाए, और इससे अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे अगर आप सपोर्ट करोगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।